वेट इस चीज़ का वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर ये हवा में है और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, 20 न्यूटन, बात समझ रहे? और अगर इसको पानी में डाल दिया जाएगा तो इसका वेट घट जाएगा, इसके ऊपर की तरफ क्या लगने लगेगा, अब थ्रस्ट लगने लगेगा, बाइंड फोर्स। तो अब ये हवा में अगर ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है हवा में, पानी में अगर आप डाल दें तो अगर 5 न्यूटन अगर आप थ्रस्ट इस पर लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो 20 नीचे की तरफ, 5 ऊपर की तरफ, क्या होगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 15। अब वो 15 किधर जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, वो 15 नीचे की तरफ आएगा। बात समझ में? तो घटा कि नहीं घटा वेट? वेट घट गया, ठीक ना? अब थ्रस्ट फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा है U इस पर, और जो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है V, तो अपरेंट वेट क्या हो जाएगा? अपरेंट वेट जो हो जाएगा W में से U क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना? बोलो, W में से U माइनस हो जाएगा। W इसका वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। इस पर आप थ्रस्ट कितना ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो अपरेंट वेट कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा W में से U, ठीक। और ये अब थ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा? ये अब थ्रस्ट फोर्स हटाए गए पानी के डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगा, है ना? मान लो जो ये वाटर यहाँ निकला है, जितना वाटर ये डिस्प्लेस किया है, वो वाटर मान लो है 0.1, ये मान लो 100 ग्राम है। 100 ग्राम पानी इसने क्या किया? डिस्प्लेस किया। अब इसको केजी में अगर तुम बदल दोगे तो 0.1 केजी हुआ ना, इतना। अब इसका वेट कितना हो जाएगा? ये तो मास है, इसका वेट इसका mg, तो इसका वेट हो जाएगा 0.1 इंटू जी की जगह 10 ले लें तो 1 न्यूटन। 1 न्यूटन क्या हो गया? इसका वेट हो गया। कितना पानी इसने डिस्प्लेस किया है? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी का वेट कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो ये आप थ्रस्ट 1 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक। बाइंड फोर्स जो होता है वो जितना पानी जिस पर बाइंड फोर्स लगता है, वो जितना पानी डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर लगता है ये, ठीक। तो अब इसका वेट अगर मैं तुमसे कह दूं कि मान लो ये 5 किलो का है कोई चीज, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? ये मान लो W, ये इसका वेट है, पानी घटाएगा पानी का, इसका वेट कितना हो जाएगा इस चीज का? 5 इंटू 10, 50 न्यूटन। तब अपरेंट वेट कितना हो जाएगा? अपरेंट नीचे की तरफ 50 लग रहा है, ऊपर की तरफ 1 लग रहा है, तो 49 न्यूटन का वेट घट गया। वेट क्या होगा? घट गया। बात समझ में? अब यहाँ देखो, अगर यही चीज, अगर ये मान लो पानी ना होता, मान लो ये मरकरी होता, क्या होता? मरकरी, ये लिक्विड मरकरी होती, तो 100 ग्राम मरकरी का वेट तो बहुत हो जाता। बोलो, 100 ग्राम मरकरी का वेट ज्यादा होता कि नहीं होता? मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है ना? तो 100 ग्राम मरकरी का वेट ज्यादा हो जाता, ठीक ना? कितना गुना ज्यादा होता पानी से? बोलो, 13.6 गुना टाइम्स ज्यादा होता है।
वाटर का जो वेट होता है ये डेंसिटी 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर, और मरकरी का होता है 3.6 × 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। तो इतने गुना ज़्यादा हुआ नहीं हुआ। तो अगर 100 ग्राम मरकरी होता तो अगर वाटर 1 न्यूटन लगा रहा था 100 ग्राम मरकरी कितना लगाता? 100 ग्राम मरकरी अगर ये होता तो कितना लगाता? 13.6 न्यूटन लगाता। इसकी जो डेंसिटी है मरकरी की 13.6 टाइम्स है ना वाटर की, नहीं तो इतना लगाता ये। तो अब इसका वेट कितना हो जाता? अपरेंट वेट 50 में से क्या माइनस करते? 13.6। 50 न्यूटन में से 13.6 माइनस करते 4, और ये 6 और ये 4 3 36 अपरेंट वेट कितना होगा? 36.4। मरकरी में इसको डुबाया गया तो अपरेंट वेट 36.4 हो गया ना, घट गया। तो जो अपरेंट फोर्स है, जो अपरेंट वेट है, ये डिपेंड करता है किस पर? लिक्विड की डेंसिटी पर, ठीक ना, अपरेंट वेट। और अपथ्रस्ट भी उसी पर जो है डिपेंड करेगा। अपथ्रस्ट क्या होता है? हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर। तो अगर मरकरी है तो हटाए गए लिक्विड का वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर ये पानी है मान लो जिसकी डेंसिटी कम है, तो हटाए गए लिक्विड का वेट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अपथ्रस्ट कम हो जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखो, ये न्यूमेरिकल में काम देगा ये तुमको, ठीक ना। न्यूमेरिकल जब लगेगा तो उसमें ये काम देगा, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, ये भी देखो न्यूमेरिकल में ये काम देगा। लिखो फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, मतलब क्या हुआ इसका? देखो यहाँ मान लो ये, यहाँ देखो इसके अंदर इतना लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। यहाँ से मान लो एक बीकर रखा गया है और यहाँ से एक होल है। ये मान लो ये नहीं है, ये ऐसे पूरा ऊपर तक भरा गया ये, ठीक। अब इसके बाद तुम ये उठाओ और ये उठाने के बाद इसको इसी में डाल दो। ये मान लो ये इतना ये डूबा हुआ है पानी में, ठीक। मान लो ये पानी में पूरा नहीं डूबा है, मान लो इसका इतना पोर्शन डूबा पानी में। इतना पोर्शन मान लो पानी में ये डूबा है। तो जो पोर्शन पानी में डूबा है उसका वॉल्यूम मान लें V डैश, ठीक। और पूरे का वॉल्यूम मान लें V। इस पूरे का वॉल्यूम कितना? V। और जो पोर्शन पानी में डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम मान लें V डैश। तो ये जो ब्लॉक है इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी, इसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। तो इसकी डेंसिटी मान लें सिग्मा, और ये वाटर है, ये लिक्विड है, ये इसकी डेंसिटी मान लें रो। बात समझ में? तो अब इसमें क्या रिलेशन होगा? जब हम इसको इसमें डुबाएंगे
तो जितना इसका वॉल्यूम वी डैश है, वी डैश के बराबर पानी क्या करेगा, ये निकाल देगा। पानी निकलेगा ना, जितना वॉल्यूम इसका डूबेगा उतना पानी हटाएगा ये। ठीक। अब उसके बाद देखो, अब ये इतना ये डूबा हुआ है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, इस तरह से ये पड़ा हुआ है। बात समझ में? अब आप देखिए इसका वेट भी होगा, इसका वेट किधर है, नीचे की तरफ। बात समझ में? इसका वेट नीचे की तरफ है। एटमॉस्फेयर प्रेशर को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक। तो इसका वेट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, बोलो। अरे भाई बोलो। अब थ्रस्ट लग रहा है, बाइंड फोर्स। और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, बोलो। डब्लू लग रहा है, इसका वेट डब्लू क्या है, वेट ऑफ ब्लॉक या क्यूब या क्यूबोइड। और यू क्या है, ऑफ थ्रस्ट। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ, नहीं, सिग्मा डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब यहां देखो, ये रुका हुआ है ना, ये क्या है, ये रुका हुआ है। रुका हुआ का मतलब कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या है, बराबर है, तब तो रुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि W जो नीचे लग रहा है और U जो ऊपर लग रहा है वो क्या होगा, बराबर होगा। W बराबर U होगा ना, तभी तो ये रुका हुआ अपनी जगह पर। W U से ज्यादा होता तो ये नीचे आता, U बड़ा होता W से तो ये ऊपर भागता। अब थ्रस्ट रुका हुआ इक्विलिब्रियम में है ये, तो वेट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। और ऑफ थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। यही ना थ्रस्ट होता है। अब थ्रस्ट फोर्स कितना होता है, जितना ये पानी निकालेगा डिस्प्लेस करेगा उसका वेट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो अब देखो यहाँ इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका अगर इसका वेट कितना हो जाएगा mg। इसका मास अगर m है, इसका मास कितना है, m है, तो इसका मास m है तो ये mg हो जाएगा। ठीक। और m इक्वल टू क्या होता है बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m इक्वल टू मास इक्वल टू रो इंटू ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। बात समझ में? तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। इसका वेट कितना होगा, mg। मान लो हम mg कर लें, इसका मास कितना है, m है, और इसका मास कितना है, स्मॉल m कर लें। चलो, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल m है। तो ये mg इक्वल टू, इसका मास m है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, बोलो, स्मॉल mg। नहीं, इसका वेट कितना, इसका अगर मास m है, ये m kg का है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। और ये लिक्विड जो इसके अंदर डिस्प्लेस हुआ है, इसका वेट अगर स्मॉल m kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, mg। मास इंटू वेट क्या आता है, वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। w इक्वल टू mg होता है, पता है ना सबको। अगर किसी को नहीं पता है तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि अब तक किसी को ये नहीं पता कि w इक्वल टू mg। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, इसका मास इंटू g, इसका वेट g से g
कैंसिल हो गया। एम इक्वल टू कैपिटल इस बात समझ में आई? तो अब यहाँ देखो इसका मास क्या है, इसका मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम। इसका मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा इंटू बोलो वी, सिग्मा इंटू वी बोलो। इसका मास कुल मास इसका है, ये m kg का है मास। तो मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम, इसका मास बराबर इसका डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम। अब ये इक्वल टू इसका मास क्या होगा, इसका मास इसकी डेंसिटी, इसका मास इसकी डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, इसका, और इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम उतना ही ना होगा जितना वॉल्यूम इस डूबे हुए पार्ट का है। ये बोलो, ये अपने वॉल्यूम ही के बराबर तो पानी निकाला है। इसका वॉल्यूम कितना है, ये जितना ये डूबा हुआ है, जितना ये डूबा हुआ है इतना ही वॉल्यूम है, इतना ही जितना ये जगह घेर रहा है डूबा हुआ पार्ट उतना ही ना पानी निकालेगा। तो डूबे हुए पार्ट का वॉल्यूम कितना है, वी डैश। तो रो इंटू वी डैश, रो इंटू वी डैश। तो अब देखो वी डैश अपान वी, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर के आ जाओ, इक्वल टू रो अपान सिग्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये निकल करके आया, ठीक। अब ठीक ना, अब यहाँ देखो ये जो वी डैश जो वॉल्यूम है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक रिलेशन तुम लोग अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो कि देखो अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा डूबेगा। मान लो अगर हम इसकी डेंसिटी कांस्टेंट कर दें, ये पानी है, अगर ये पानी है तो उस पानी में एक ब्लॉक हमने ये लिया जिसकी डेंसिटी थोड़ा कम है तो ये थोड़ा कम डूबेगा, और एक ऐसा ब्लॉक ले लिया जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, भारी है वो, तो ज़्यादा डूबेगा। तो ये जितना वॉल्यूम ये विड्थ है जो ये डूब रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी डेंसिटी पर। डेंसिटी ज़्यादा होगा ज़्यादा डूबेगा, डेंसिटी कम होगा हल्का होगा कम डूबेगा। तो एक डायरेक्ट रिलेशन हुआ दोनों में, जो पोर्शन डूब रहा है उसमें और इसके डेंसिटी में डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो यहाँ देखो, ये देखो रिलेशन डायरेक्ट बता रहे हैं, वी डैश अपान वी इक्वल टू सिग्मा अपान रो। ऊपर डूबा हुआ पार्ट और उसका इस ब्लॉक की डेंसिटी है ये, ठीक। तो इस पर क्वेश्चन इस पर आएंगे, ठीक ना। वी डैश डूबा हुआ भाग वॉल्यूम और अपान वी टोटल वॉल्यूम इक्वल टू इस ब्लॉक की डेंसिटी अपान लिक्विड की डेंसिटी। उतार लो इसको, ये v अपान वी डैश अपान वी क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है ये, देखो ये जितना डूबा हुआ है वो v डैश और टोटल v, तो v डैश अपान v क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन, जो पानी में लिक्विड में डूबा हुआ है, ठीक। ये हो जाएगा फ्रैक्शन सबमर्ज इन लिक्विड, वी नॉट वी डैश अपन वी क्या हो जाएगा, पानी में कौन सा फ्रैक्शन, मतलब उसका कितना पार्ट डूबा हुआ है, 1/3 1/2, ठीक ना। बात समझ में। मान लो इसका जो है टोटल इसका वॉल्यूम भी है, टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम मान लो हम 20, और कितना ये जो डूबा हुआ है, मान लो ये डूबा हुआ है 5 क्यूबिक सेंटीमीटर डूबा हुआ है, और टोटल कितना है
20। तो कितना पार्ट डूबा हुआ है? जितना डूबा हुआ है ये 1/4 पार्ट डूबा हुआ है। 1/4 पार्ट डूबा हुआ है। तो कितना पार्ट नहीं डूबा हुआ है? ये पूरा 1 है। फ्रैक्शन में ये पूरा 1 होता है, पता है ना? फ्रैक्शन में ये पूरा, इसको पूरा 1, इसको ये पूरा 1, ये कंप्लीट है 1। तो 1/4 डूबा हुआ है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दूं तो 3/4 बचेगा। तो ये 3/4 क्या है? विजिबल है। तो 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो 3/4 विजिबल हमको ऊपर दिखाई देगा, जो डूबा नहीं है। बात समझ में? तो अब यहाँ देखो, ये तो डूबा हुआ पार्ट है ना? डूबा हुआ पार्ट। और 1 में से डूबे हुए पार्ट को क्या करो? माइनस कर दो, जैसे हमने अभी किया। 1 में से 1/4 माइनस किए तो 3/4 क्या था? विजिबल है। तो अब ये जो पार्ट है ये विजिबल पार्ट होगा, ठीक? तो इसको ऐसे करो, देखो V0/V कितना आया था? σ/ρ, यही ना आया था। दोनों तरफ माइनस हम लगा सकते हैं अपने मन से, बिल्कुल लगा सकते हैं। जो काम आप करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ कुछ ऐड कर दो, दोनों तरफ कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सब चलेगा। वो काम दोनों तरफ करना है, ठीक? अब दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो, कर दिया है, कर सकते हैं हम। 1 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, 1 दोनों तरफ ऐड कर दिए, नहीं माइनस से मल्टीप्लाई किए और 1 को क्या किए? ऐड कर दिए। ये यही चीज है ये भाई, ये 1 से 1 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, वही चीज आ जाएगी। तो अब ये चीज क्या आ गया बताओ? बोलो। ये ये V'/V क्या है? जितना पानी में डूबा हुआ है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में। और 1 में से, पूरे में से इसको माइनस कर दो तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? जो विजिबल है। तो विजिबल ये हो जाएगा विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट इक्वल टू 1 माइनस σ/ρ। ये विजिबल पार्ट हो गया ना? ठीक। इसकी आइस है, इसकी डेंसिटी कितनी होगी? पानी से कम होगा तब तो तैरेगा। तो ये दिया हुआ है 917 kg/cubic। वाटर का कितना होता है? 1000 होता है। ये पूछा है इसमें कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस lies below water. What fraction of ice lies below इसका कौन सा पार्ट, कितना फ्रैक्शन पानी के नीचे रहेगा? तो सॉल्यूशन देखो बहुत आसान है, ठीक है ना? कौन सा फ्रैक्शन? तो वो फ्रैक्शन क्या? V0/V इक्वल टू σ/ρ। ये क्या है? ये V'/V। कौन सा पोर्शन पानी के नीचे है? जितना पोर्शन पानी के नीचे है उतना अपन टोटल वॉल्यूम करोगे तो कौन सा फ्रैक्शन पानी में डूबा है, और जितना फ्रैक्शन पानी के ऊपर है उतना अपन टोटल करोगे। जितना वॉल्यूम पानी के ऊपर है ये, इतना अपन टोटल वॉल्यूम करोगे तो कौन सा कितना फ्रैक्शन ऊपर है वो आएगा। बात समझ में आई? और कितना वॉल्यूम पानी में डूबा है लिक्विड में, उतना अपन टोटल वॉल्यूम करोगे तो कौन सा फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर डूबा है वो आएगा। तो ये क्या है? यही तो है फ्रैक्शन ऑफ आइस। W/V क्या है? फ्रैक्शन, ये W कर रहे हैं। V'/V क्या है? फ्रैक्शन लाइज इन वाटर।
फ्रैक्शन लाइज इन वाटर, ये फ्रैक्शन लाइज इन वाटर इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखें, बोल दो कितना है ये आइस का ना होगा तो आइस का कितना हो जाएगा 900, और इसका कितना होगा 1000। इसकी यूनिट से इसके केजी पर क्यूबिक मीटर, केजी पर क्यूबिक मीटर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा, देखो 1 2 3 0 है, इतना फ्रैक्शन, ठीक। ये डेसिमल में आया, या इसको तुम इतना भी लिख के छोड़ दो तो भी ठीक है कि इतना फ्रैक्शन पानी के अंदर रहेगा, और किसी चीज से कटने वाला है नहीं, तो इतना फ्रैक्शन, देखो ये फ्रैक्शन है, ये डेसिमल में है। अगर आप परसेंटेज में अगर आप इसको निकालना चाहें तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 9.17, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहाँ जाएगा ये 91 पॉइंट, ठीक ना, 91.7% पानी के अंदर ये डूबा, इतना परसेंट पानी के अंदर डूबा रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये डेसिमल में है और ये फ्रैक्शन में है और ये परसेंटेज में है, तीनों सही है। तीनों में कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक। ज्यादा ही होगी। तो सी वाटर की डेंसिटी जो दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी वाटर की डेंसिटी 1024 kg पर क्यूबिक मीटर, सी वाटर के लिए डेंसिटी दिया हुआ है। अब इसको हम बर्फ को किस में रखना है, अब बोलो सी वाटर में। अगर हम इसको सी वाटर में बर्फ को डाल दें, आइस को, तब ये पूछा है क्या कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस बर्फ डू वी सी, हम देखेंगे, मतलब ये कौन सा पोर्शन इसका बाहर, किस पोर्शन को तुम देखोगे, जो बाहर रहेगा, है कि नहीं, जो पोर्शन बाहर रहेगा वही तो आप देखेंगे, तो विजिबल यही होगा। तो अब इसको सी वाटर में इसको डाला गया, ये क्या है, सी वाटर, सी वाटर में ये। तो कौन सा पोर्शन देखो यहाँ, अभी हमने बताया था, यहाँ देखो विजिबल पार्ट, तो विजिबल पार्ट क्या होगा, विजिबल पार्ट इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपान रो, ठीक। तो ये आ जाएगा 1, सिग्मा क्या है, सिग्मा इसका है, आइस का, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, उस ऑब्जेक्ट की ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ कितना लिखेंगे बताओ, 917 है ना इसका, देखो ये आइस का कितना डेंसिटी, और अपान लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड ये सी वाटर की डेंसिटी कितनी है 24, ठीक। इसको आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.105, ठीक, ये आएगा। अब इसको अगर तुम परसेंटेज में अगर तुम निकालो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10.5, 2 0 इधर चला जाएगा, है ना, 10.5% ये ऊपर दिखाई देगा, ठीक, 10.5% ऊपर दिखाई देगा, अब बाकी नीचे दिखाई देगा।
कितना परसेंट नीचे दिखाई देगा? सर इसको 89.5 10.1 नीचे दिखाई देगा ये, ठीक है। साथ देखो, जब लिक्विड जब चलता है तो उसके कई लेयर होते हैं, कई लेयर। तो मान लो ये है, ये मान लो सरफेस है जिसके ऊपर लिक्विड चल रहा है। अब इसके ऊपर जब लिक्विड चल रहा है तो इससे जो लगा हुआ, इसके ऊपर लिक्विड है, इसके ठीक ऊपर जैसे ये सरफेस है, अब इसके ऊपर लिक्विड चल रहा है तो लिक्विड की कई सरफेस बनेगी। एक तो सरफेस होगी जो इससे बिल्कुल सटा हुआ होगा, लिक्विड की एक ये सरफेस होगी जो इसके कांटेक्ट में होगी, जो इसके कांटेक्ट में होगी, वो तो बिल्कुल रुकी होगी। इसका जो पार्टिकल है इस सरफेस का, लिक्विड के पार्टिकल को बिल्कुल पकड़े रहेगा, इसमें मोशन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अब इसके ऊपर वाला जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में है? वो इस सरफेस के कांटेक्ट में, लिक्विड के इस सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक। तो वो ऐसे चलेगा, देखो ऐसे 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 ये चलेगा। जब ये ऐसे चलेगा तो फ्रिक्शन लगेगा इस पर, क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, ये ऐसे इस पर चलेगा। जब ये रुका हुआ है ना, इस पर जब ये चलेगा इसके ऊपर वाला, तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा ये। तो इसकी स्पीड जरा सी क्या होगी, बोलो? कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में? सबसे कम किसकी है? इसकी है। सबसे कम स्पीड किसकी है? मतलब इसकी तो स्पीड बिल्कुल है जो इससे लगा हुआ है, इस वाले सरफेस से, इस सरफेस के कांटेक्ट में जो लिक्विड की ये सतह है, इसमें स्पीड नहीं होगी। इसके ऊपर जो होगा उसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी, जो इसके ऊपर है उसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी, जो उसके ऊपर है थोड़ी सी, उससे भी स्पीड उसकी ज़्यादा रहेगी। नहीं, ये सरफेस है, इस सरफेस से लगा हुआ, इसमें स्पीड नहीं रहेगी। इसके ऊपर थोड़ी सी स्पीड रहेगी, इसके ऊपर थोड़ी, इससे भी ज़्यादा रहेगी, इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा रहेगी, इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा रहेगी। जितना तुम ऊपर जाओगे लेयर की स्पीड क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ इसकी स्पीड थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की स्पीड थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज़्यादा होगी, इसके ऊपर वाले की इससे ज़्यादा होगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी? जो सबसे ऊपर है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो तुम ये देख रहे हो कि जैसे जैसे ये नीचे हम आ रहे हैं, इसकी स्पीड क्या हो रही है? घटती जा रही है। क्यों जो घट रही? कि इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन वाले चैप्टर में तो आपने ये पढ़ा कि कोई चीज़ अगर इस पर चल रही है, कोई अगर ये कोई सॉलिड है इस पर चल रहा है, तो जहाँ ये दोनों कांटेक्ट सरफेस हैं, कांटेक्ट सरफेस पर जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लिक्विड के केस में जब आप आएंगे तो वो विस्कोसिटी है, वो विस्कस फोर्स है। क्या है वो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं, ठीक। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं विस्कस फोर्स कम होता जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विस्कस फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर लिक्विड इधर चल रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा। बात समझ में? तो
इसी लिक्विड के इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। तो लिखो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी लिखो। ये बात समझ में आई? तो विस्कोसिटी क्या हो गई? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी हर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। Viscosity is a property of fluid by virtue of which an internal force of friction comes into play। जब ये डिफरेंट लेयर जब ये चलेंगे तो डिफरेंट लेयर के बीच क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। When a fluid is in motion, जब फ्लूइड मोशन में होगा तो इसके डिफरेंट लेयर के बीच बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? विस्कस ड्रैग कहते हैं या विस्कस फोर्स कहते हैं। बात समझ में? अब इसके बाद लिखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पर, देखो ये एक लेयर है, ठीक? ये लिक्विड के लेयर है। जो लिक्विड की सबसे लेयर नीचे वाली जो लेयर होती है वो फिक्स होती है, वो नहीं चलती है। तो ये फिक्स्ड लेयर है। ये फिक्स्ड लेयर हो गया ये। अब इसके बाद देखो एक लेयर मान लो यहाँ है। इस लेयर की लंबाई और चौड़ाई भी होगी ना। लेयर ऐसे चलेगा, ये लाइन इसके ऊपर ये लेयर जा रही है, इसके ऊपर ये लेयर जा रही है, इसके ऊपर ये लेयर जा रही है। इस तरह से लेयर चलेगी। तो एक लेयर मान लो इसके ऊपर ये है, ठीक ना? ये एक लेयर मान लो ये, ठीक? और इसके ऊपर एक लेयर मान लो ये, इसके ऊपर मान लो एक लेयर ये, ठीक है? इस लेयर की यहाँ से हाइट मान लो x है। देखो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है? x है, ठीक? और यहाँ से इसकी हाइट कितनी मान लें? ये हाइट यहाँ से यहाँ x है। इसकी हाइट देखो यहाँ, ये तो 2 डायमीटर ऐसे इसकी, ये फिक्स लेयर है। फिक्स लेयर से इसकी हाइट x और फिक्स लेयर से इसकी हाइट कुछ ज़्यादा होगी, x प्लस dx मान लो। इसकी हाइट कितनी? यहाँ तक x है और ये dx मान लो, x प्लस dx, ठीक ना? तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ बोलो? dx नहीं हुआ, हुआ नहीं। ये इससे कितना ऊपर है? dx। यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक इसकी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस dx। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस x प्लस dx, ठीक? और इसकी जो वेलोसिटी कुछ होगी ना कि नहीं होगी? इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो v है और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इससे ज़्यादा, जैसे ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो इसकी वेलोसिटी मान लो dv इंक्रीज कर गई, कितनी? तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस
v प्लस dv। ठीक, तो देखो कितनी हमने हाइट जो है इंक्रीज किया है, dx हाइट पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, dv। dx हाइट पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, dv। ठीक ना, तो वेलोसिटी इंक्रीज इन हाइट इन dx। dx हाइट इंक्रीज हो जाने पर, इफ हाइट इज इंक्रीज बाय dx देन द वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय dv। बात समझ में आ रही? तो dv बाई dx जो होगा क्या कहलाएगा, dv बाई dx। जैसे आपने ये पढ़ा है कि अगर dt टाइम में डिस्टेंस dx अगर बढ़ जा रहा है, dt टाइम में डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर गया, dx। तो dx बाई dt क्या था, ये वेलोसिटी ठीक नहीं थी, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक इसी तरह से dx टाइम में dx डिस्टेंस बढ़ने पर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर गई, dv। तो dv बाई dx ये क्या कहलाएगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये देखो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है आपका, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये आपका ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये जो लाइन है ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जैसे जैसे हम dx बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, हाँ, एकदम जब ऊपर बिल्कुल चले जाओगे सबसे ऊपरी सतह पर, जैसे ये, तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मिनिमम कहाँ होगी, सरफेस से बिल्कुल लगा हुआ यहाँ जीरो होगा। बात समझ में आई, वेलोसिटी के लिए according to Newton according to Newton force of viscosity F, force of viscosity F depends on the factor on खाली लिख लो नंबर 1 on नंबर 1। अब नंबर 1 देखो, ये आपको पता है कि जो विस्कस फोर्स सरफेस पर लग रहा है ना, विस्कस फोर्स किस पर लग रहा है, सरफेस पर लग रहा है। तो सरफेस ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स कम होगा। तो नंबर 1 प्रोपोर्शनल टू एरिया ए ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट, प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है उस पर लगेगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यह प्रोपोर्शनल
देखो इसका एरिया यहाँ मान ले ए, देखो हमने इसका एरिया मान लिया ए, ठीक है। तो यह प्रोपोर्शनल विस्कस फोर्स यह प्रोपोर्शनल ए। दूसरा देखो, दूसरा किस पर डिपेंड करेगा बताओ? अरे भाई दूसरा तो तुम लोग ये जान रहे हो ना, ये dv बाई ds पर जो डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट पर जो डिपेंड करेगा dv बाई dx पर। देखो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx के प्रोपोर्शनल होगा। dv बाई dx जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कहाँ से यहाँ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लेयर। dv बाई dt क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस विद फिक्स्ड लेयर। फिक्स लेयर से डिस्टेंस में चेंज और ये वेलोसिटी में चेंज। बात समझ में? तो F प्रोपोर्शनल dv बाई dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल। तो दो चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है, किसके? एक तो एरिया ऑफ सरफेस और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। dv बाई dx क्या समझ में आ गया ना, कि dx हाइट में dx चेंजिंग कर देने पर वेलोसिटी में dv चेंजिंग हो जाएगी, तो dv बाई dx ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाएगा, विस्कस फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कर ले, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है 2। अब देखो ए प्रोपोर्शनल, ए के भी प्रोपोर्शनल है और dv बाई dx के, तो a dv बाई dx हो गया। तो अब जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं, देखो तो एक कांस्टेंट आता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं? इसको नीटा कहते हैं ना, इसको नीटा कहते हैं। a dv बाई dx। अब यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ देखो एक चीज और, ये वेलोसिटी है, ये क्या है और ये क्या है? फोर्स है। विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, पता है ना? विस्कस फोर्स किधर लगेगा? इधर किधर लगेगा? विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये फोर्स है, विस्कस फोर्स, और ये वेलोसिटी, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो वेक्टर में आपने ये पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर ये इधर है, बात समझ, तो मैं अगर हम इसका डायरेक्शन बदल देंगे तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, dv f के डायरेक्शन में नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, तब dv f का डायरेक्शन में हो गया। ये अगर इस डायरेक्शन में है, माइनस लगा दोगे तो इधर हो गया। f किस डायरेक्शन, v किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, माइनस लगा दो तो इस डायरेक्शन में हो गया। अब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, अब ये इक्वल है, अब ये इक्वल है। नहीं तो ये इक्वल नहीं होता, अगर ये आप हटा दें ये, तो ये इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल होगा? इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इक्वल, ठीक है। एक अगर +2 है, एक -2 है, तो ये इक्वल कैसे है? बात समझ में? इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो आप माइनस लगा करके इसके डायरेक्शन को बदल दीजिए इधर, और ये भी इधर है, तो अब ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा दो, तो फिर इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा a dv बाई dx।
dV by dx। तो ये जो नीटा है यही क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वेयर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक, तो चलो नीटा पर थोड़ा सा कल और बात होगी।